ये कहानी है एक भयानक वायरस की, जिसने पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस वायरस की वजह से इंसान खूंखार ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो आम इंसानों की तुलना में 20 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। इन राक्षसों से बचने के लिए कुछ लोग अपनी जान हथेली पर रखकर संघर्ष कर रहे हैं। इस खौफनाक सफर को करीब से समझने के लिए आइए जानते हैं इस पूरी फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत एक शाम से होती है, जब माइक और उसकी पत्नी जूलियन अपनी बहन के घर मिलने जाते हैं। माइक वहां अपने भांजे के साथ खूब मस्ती करता है। उसका भांजा अपने पालतू बिल्ली का वीडियो देखने की जिद करने लगता है। भांजे का दिल रखने के लिए माइक अपने मोबाइल में बिल्ली का वीडियो दिखाकर उसे शांत कर देता है। इसके बाद दोनों बहन को अलविदा कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब जूलियन गाड़ी चला रही होती है तो वह काफी उदास और परेशान दिखती है। असल में वह माँ बनना चाहती थी, लेकिन माइक का मानना था कि वे अभी बच्चे के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार नहीं हैं। इसी बहस में खोई जूलियन का ध्यान सड़क से भटक जाता है और वे एक भयानक दुर्घटना का शिकार होते होते बचते हैं। माइक गाड़ी रोककर जूलियन को संभालता ही है कि तभी एक तेज रफ्तार बड़ा ट्रक उनकी कार को बेरहमी से कुचलता हुआ निकल जाता है। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। माइक अपने बिस्तर पर सोकर उठता है और उदास मन से अपनी बिल्ली को खाना देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस भयानक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी जूलियन की मौत हो चुकी है। तभी टीवी पर TSD वायरस को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया जा रहा होता है। यह वायरस कोविड-19 के बाद आया अब तक का सबसे जानलेवा वायरस था। माइक अपनी कार लेकर बाहर निकलता है। रेडियो पर भी लगातार इसी वायरस की चेतावनी दी जा रही होती है, लेकिन माइक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है, जहां दो लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं। दरअसल माइक ने अपनी पसंदीदा बोट बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिया था। बोट का मुआयना करते समय जब वह कागजात लेने केबिन के अंदर जाता है तो उसे अपनी पत्नी जूलियन का पसंदीदा ब्रेसलेट मिलता है। वह यादों में खो जाता है और उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करने लगता है। इसके बाद वह सुपरमार्केट से कुछ जरूरी सामान खरीद कर घर लौटता है और वह ब्रेसलेट प्यार से अपनी बिल्ली के गले में पहना देता है। रात में माइक अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करता है। उसकी बहन का पति सेना में कार्यरत है। वह माइक को चेतावनी देता है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। वे लोग आज रात ही यह इलाका छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। बहन माइक से भी उनके साथ चलने की गुहार लगाती है, लेकिन माइक जाने से मना कर देता है। अगली सुबह जब माइक खिड़की से बाहर देखता है तो पूरी कॉलोनी में भगदड़ मची होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे होते हैं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए माइक आखिरकार अपनी बिल्ली को साथ लेकर बहन के पास जाने का फैसला करता है। वह एयरपोर्ट पहुंचकर इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा होता है और अपनी बहन को मैसेज करता है कि वह जल्द ही उनके पास पहुंच जाएगा। लेकिन तभी अचानक अनाउंसमेंट होती है कि उसकी फ्लाइट सहित सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर हाहाकार मच जाता है। इसी बीच माइक के फोन पर वायरस का रेड अलर्ट नोटिफिकेशन आता है। वायरस अब इसी शहर में प्रवेश कर चुका है। उसकी बहन फोन करके बताती है कि हर जगह उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, इसलिए वह तुरंत घर लौट जाए। माइक जब कार से वापस लौट रहा होता है तो सड़कों पर मीलों लंबा ट्रैफिक जाम मिलता है। कोई और रास्ता न देखकर वह कार को वहीं छोड़ देता है और पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। तभी एक एम्बुलेंस उसके पास से गुजरती है और आगे सेना की घेराबंदी वाले एक घर के पास रुकती है। माइक जब उत्सुकतावश वहां देखने जाता है तो सेना के जवान उसे डांट कर वहां से भगा देते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर माइक पहली बार इस वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति को देखता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका एक परिचित था, जिसकी हालत इस समय किसी पागल और हिंसक कुत्ते जैसी हो चुकी थी। माइक खौफ से कांप उठता है। घर पहुंचकर माइक दहशत में डूबा रहता है। अगली सुबह उसकी बहन फिर फोन करती है। वह बताती है कि एयरपोर्ट खुलने की अब कोई उम्मीद नहीं है और सरकार सभी को जबरदस्ती क्वारंटाइन में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। लेकिन वह माइक को चेतावनी देती है कि वह सरकार के किसी भी कैंप में न जाए, क्योंकि वहां की स्थिति आगे चलकर और बुरा हो सकती है। माइक अपने फोन पर शॉर्ट वीडियो देख रहा होता है, जहां लोग ज़ॉम्बी हमलों के भयानक वीडियो और खुद को बचाने के तरीके शेयर कर रहे थे। तभी दोपहर 2 बजे से पूरे शहर में पूर्ण लॉकडाउन और बिजली पानी बंद होने का मैसेज आता है। माइक घबराकर राशन खरीदने सुपरमार्केट जाता है, जहां पूरी तरह से लूटपाट मची हुई थी। लोग अपनी मनमर्जी से सामान उठाकर भाग रहे थे। माइक जैसे ही खाने का एक पैकेट उठाता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे छीन लेता है। किसी तरह बिल्ली का खाना लेकर जब वह बाहर आता है तो देखता है कि एक गंभीर रूप से घायल पुलिस अधिकारी खुद को बचाने के लिए सुपरमार्केट के अंदर बंद कर लेता है। तभी ज़ॉम्बीज का हमला शुरू हो जाता है। एक ज़ॉम्बी माइक के सामने ही दूसरे पुलिस वाले पर हमला कर देता है। जैसे ही माइक मदद के लिए आगे बढ़ा, ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ा।
लेकिन तभी घायल पुलिस अधिकारी गोली चलाकर उस ज़ॉम्बी को ढेर कर देता है। वह पुलिस वाला माइक को खुद से दूर रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि वह खुद भी संक्रमित हो चुका था और देखते ही देखते वह भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। यह खौफनाक मंजर देखकर माइक भागकर अपने घर आता है और मुख्य दरवाजों पर भारी लोहे की कुंडी और बाड़ लगा देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। रात के समय सेना के जवान लोग क्वारंटाइन करने के लिए माइक के घर आते हैं। जब वे दरवाजा खटखटाते हैं तो माइक छिप जाता है, लेकिन उसकी बिल्ली बार बार म्याऊं म्याऊं करने लगती है। जवान दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक के मजबूत किए गए तालों की वजह से वे नाकाम रहते हैं। समय की कमी के कारण सेना के लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं और माइक राहत की सांस लेता है। देखते देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। माइक के घर का राशन पानी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। वह अपनी बहन को मदद के लिए कई मैसेज भेजता है, लेकिन सरकार द्वारा इंटरनेट और नेटवर्क ब्लॉक किए जाने के कारण कोई संदेश नहीं जा पाता। मजबूर होकर माइक अपना डाइविंग सूट पहनता है और कुछ हथियार लेकर खाने की तलाश में बाहर निकलता है। वह पड़ोसियों के घरों को छान मारता है, लेकिन हर जगह सन्नाटा और खालीपन मिलता है। तभी एक घर में उसे गैब्रियल नाम का एक बुजुर्ग मिलता है। गैब्रियल लकवाग्रस्त होने के कारण चल नहीं सकता था, इसलिए सेना उसे अपने साथ नहीं ले गई थी, लेकिन वह अपनी खिड़की पर बैठकर पूरी कॉलोनी की गतिविधियों पर नजर रखता था, मानो वह इस कॉलोनी का जीता जागता सीसीटीवी कैमरा हो। गैब्रियल माइक को बताता है कि किस किस घर में राशन मिल सकता है। उसकी जानकारी के आधार पर माइक कई घरों से काफी राशन इकट्ठा कर लेता है। रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल भी मिल जाती है, जिससे उसका काम आसान हो जाता है। माइक सारा राशन लेकर गैब्रियल के पास आता है। दोनों मिलकर रात का खाना खाते हैं और माइक उसे एक वॉकी टॉकी देता है ताकि वे आपस में संपर्क में रह सकें। कुछ दिन अच्छे से गुजरने के बाद अचानक रेडियो पर सरकार की तरफ से घोषणा होती है कि शहर में बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करके कैनेडी आइलैंड भेजा जाएगा। माइक तुरंत गैब्रियल को यह बात बताता है और अपने साथ चलने को कहता है। गैब्रियल पहले मना करता है, लेकिन माइक की जिद और मदद के भरोसे पर वह मान जाता है। अगली सुबह जब माइक गैब्रियल को लेने उसके घर जाता है तो अंदर कोई हलचल नहीं होती। अंदर जाकर वह देखता है कि गैब्रियल हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर जा चुका है। वह जाते जाते माइक के लिए एक भावुक नोट छोड़ गया था, जिसमें उसने माइक की दयालुता के लिए धन्यवाद किया था। गैब्रियल की मौत से दुखी माइक वहां से निकलता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। माइक खुद को बचाकर एक कार की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी इतना शक्तिशाली था कि महज 4 फीट की ऊंचाई से उसने 6 फीट के माइक को एक हाथ से खींचकर नीचे गिरा दिया। ज़ॉम्बी माइक के हाथ पर काट लेता है, लेकिन डाइविंग सूट की वजह से माइक का बचाव हो जाता है। काफी मशक्कत के बाद माइक कार के दरवाजे से उसका सिर कुचलकर उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह घर लौटता है। नेटवर्क न होने के बावजूद अपनी बहन को वॉइस नोट भेजता है कि वह आ रहा है और अपनी बिल्ली को बाइक पर बैठाकर रेडियो पर बताई गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। मुख्य मार्ग बंद होने के कारण माइक को जंगलों के रास्ते जाना पड़ता है। बाइक की आवाज सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। आगे जाने पर उसे एक उजाड़ मिलिट्री कैंप मिलता है, जहां पहले से ही ज़ॉम्बीज़ का डेरा था। वे भी माइक के पीछे लग जाते हैं। किसी तरह माइक बाइक भगाकर सड़क पर आता है, लेकिन सड़क पर लाशों के ढेर से टकराकर वह दूर जा गिरता है। ज़ॉम्बी बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके थे। माइक बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। अंततः वह बाइक छोड़कर अपनी बिल्ली को गोद में उठाता है और पैदल ही दौड़ने लगता है। भागते भागते वह समुद्र किनारे पहुंचता है, जहां उसकी पुरानी बोट खड़ी थी। वह लोहे का गेट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी कांच का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। माइक फुर्ती से मुख्य लोहे का गेट लॉक कर देता है, लेकिन जब वह बोट के पास पहुंचता है तो देखता है कि बोट वहां नहीं है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक दूसरी बोट खड़ी दिखाई देती है। वह तुरंत बर्फीले पानी में तैरकर उस बोट तक पहुंचता है। बोट पर चढ़कर जब वह उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसे केबिन के अंदर से किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कि कोई ज़ॉम्बी है, लेकिन अंदर जाने पर उसे एक संक्रमित बच्चा दिखाई देता है। मजबूरी में माइक उस बोट को वहीं छोड़ता है और पास में बंधी एक स्पीड बोट लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ता है। समुद्र में आगे बढ़ते हुए माइक को दूर एक बड़े जहाज शिप की रोशनी दिखाई देती है। उस जहाज पर कुछ हथियारबंद लोग सवार थे। वे माइक को अपनी बोट में खींच लेते हैं और अपने बड़े जहाज पर ले जाते हैं। वहां माइक की मुलाकात डेविड नाम के एक शख्स से होती है, जो स्पेनिश बोल सकता था। डेविड माइक को बताता है कि कैनेडी आइलैंड पर अब किसी भी बाहरी शरणार्थी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए बेहतर होगा कि वह इसी जहाज पर रहकर उनके साथ काम करे। माइक के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए वह मान जाता है। रात को सोते समय माइक को बाहर से कुछ लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज आती है।
खिड़की से झांकने पर वह देखता है कि एक छोटी बोट में कुछ लोग जहाज के क्रू से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अगली सुबह जब माइक बाहर आता है तो वे शरणार्थी गायब थे, केवल उनकी नाव और सामान वहां पड़ा था। माइक जब डेविड से इस बारे में पूछता है तो डेविड साफ मुकर जाता है कि रात में कोई नहीं आया था। माइक को दाल में कुछ काला नजर आता है। तभी जहाज का कैप्टन माइक को अपने केबिन में बुलाता है। वह माइक से शहर के उन मुख्य ठिकानों का नक्शा और जानकारी मांगता है जहां भारी मात्रा में राशन और दवाइयां मिल सकती थीं। माइक उन्हें सारी जानकारी दे देता है। इसके बाद माइक चुपके से डेविड से बात करता है और पूछता है कि क्या उसे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है। डेविड हामी भरता है। माइक कहता है कि वह शहर के एक अस्पताल में मौजूद हेलीकॉप्टर के बारे में जानता है। अगर वे यहाँ से भाग सकें तो हेलीकॉप्टर के जरिए कैनेडी आइलैंड में घुस सकते हैं। लेकिन डेविड डर कर इस बात को टाल देता है। रात के समय माइक इस रहस्यमयी जहाज से भागने का फैसला करता है। जब वह जहाज के बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे वहीं शरणार्थी बंधे हुए मिलते हैं जिन्हें उसने रात में देखा था। वह उनके बंधन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गार्ड वहां आ जाता है और एक शरणार्थी को गोली मार देता है। गार्ड जैसे ही माइक पर निशाना साधता है, डेविड पीछे से आकर गार्ड को दबोच लेता है। हाथापाई में गार्ड की मौत हो जाती है। डेविड अब समझ चुका था कि यहाँ रहना मौत को बुलावा देना है। वह माइक और बचे हुए शरणार्थियों को लेकर एक छोटी लाइफ बोट से भागने लगता है। जहाज के डाकू उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, जिसमें डेविड और माइक को छोड़कर बाकी सभी शरणार्थी मारे जाते हैं। एक गोली डेविड की हाथ में भी लग जाती है। किसी तरह दोनों समुद्र तट पर पहुंचते हैं और एक लावारिस कार लेकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। ये वही अस्पताल था जहां माइक की पत्नी जूलियन ने दम तोड़ा था। जैसे ही वे अस्पताल के परिसर में घुसते हैं, एक ज़ॉम्बी उनकी कार के बोनट पर कूद पड़ता है। माइक उसे कार से गिराकर गोली मार देता है। गोली की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है और दर्जनों ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। माइक गोलीबारी करते हुए डेविड को कंधे पर उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाता है और उसे एक बेड पर लिटा देता है। वह डेविड की गोली निकालने के लिए मेडिकल टूल्स ढूंढ रहा होता है, तभी उसे ऊपरी मंजिल से इंसानों की आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। माइक उसे मार देता है, लेकिन शोर सुनकर ज़ॉम्बी का पूरा झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अपनी जान बचाकर माइक वापस उस कमरे में भागता है जहां उसने डेविड और बिल्ली को छोड़ा था, लेकिन वे दोनों वहां नहीं थे। तभी पास का एक गुप्त दरवाजा खुलता है और लूसिया नाम की एक लड़की माइक को अंदर खींच लेती है। लूसिया इस अस्पताल की नर्स थी। उसने और उसकी साथी सिसिलिया ने कुछ बच्चों के साथ मिलकर अस्पताल के एक सुरक्षित हिस्से में शरण ले रखी थी। लूसिया तुरंत डेविड का ऑपरेशन करके उसकी बुलेट बाहर निकाल देती है और उसकी जान बचा लेती है। अगले दिन माइक लूसिया से हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है। लूसिया उसे खिड़की से अस्पताल के पीछे खड़ा हेलीकॉप्टर दिखाती है, लेकिन वह पूरा इलाका सैकड़ों भूखे ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ था। वे सब मिलकर एक योजना बनाते हैं कि कैसे ज़ॉम्बीज़ को चकमा देकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचा जाए। इसी बीच अचानक माइक के फोन पर उसकी बहन के कई मैसेज डिलीवर होते हैं। उसकी बहन बताती है कि वे लोग अभी भी सुरक्षित हैं। माइक जैसे ही रिप्लाई करने जाता है, अस्पताल के निचले हिस्से से अंधाधुंध गोलियों की आवाज आती है। खिड़की से देखने पर पता चलता है कि उसी डाकू जहाज के गुंडे हथियारों के साथ अस्पताल में घुस आए हैं। माइक तुरंत सबको इकट्ठा करता है और वे बेसमेंट के रास्ते हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। बेसमेंट का आखिरी दरवाजा तोड़ते समय एक ज़ॉम्बी सिसिलिया पर हमला कर उसे काट लेता है। सिसिलिया संक्रमित होने लगती है, इसलिए वह रोते हुए दूसरों को आगे बढ़ने के लिए कहती है। वे भारी मन से उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तभी ज़ॉम्बी का एक और दल उन पर हमला करता है। माइक एक बच्चे को लेकर एक छोटे से केबिन में छिप जाता है, जबकि डेविड और लूसिया दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी डाकुओं का गैंग वहां पहुंच जाता है और ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां बरसाने लगता है। डाकुओं को लगता है कि यहाँ कोई इंसान नहीं बचा है, इसलिए वे आगे बढ़ जाते हैं। माइक और बाकी लोग फिर से एक होते हैं। वे सब मिलकर लोहे के एक बड़े पिंजरे ट्रॉली के अंदर घुस जाते हैं और उस पिंजरे को ढाल बनाकर ज़ॉम्बीज़ के बीच से गुजरने लगते हैं। ज़ॉम्बी पिंजरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ये लोग अंदर से कुल्हाड़ी और डंडों से खुद को बचाते हुए आखिरकार हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। डेविड बच्चों को लेकर तुरंत कॉकपिट में बैठता है, जबकि माइक और लूसिया बाहर खड़े होकर ज़ॉम्बीज़ को पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। वे दोनों भी अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसी बीच डाकुओं का गैंग भी वहां पहुंच जाता है और वे बंदूक की नोक पर सबको हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने को कहते हैं। डेविड माइक को आंखों ही आंखों में इशारा करता है। माइक इशारा समझकर दूसरा दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बाहर खड़ी ज़ॉम्बीज़ की भूखी सेना डाकुओं पर टूट पड़ती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। माइक कुल्हाड़ी से हमला करने वाले ज़ॉम्बी को काटता है और डेविड हेलीकॉप्टर के स्पार्क प्लग को ठीक कर देता है। इंजन गर्जना शुरू करता है और हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाता है।
माइक, लूसिया, डेविड, बच्चे और माइक की प्यारी बिल्ली सुरक्षित बच निकलते हैं। वे सब राहत की सांस लेते हुए कैनेडी आइलैंड की तरफ उड़ने लगते हैं। तभी अचानक माइक के फोन की घंटी बजती है। उसकी बहन का फोन था। वह रोते हुए कांपती आवाज में कहती है, माइक, यहाँ मत आना, कैनेडी आइलैंड मत आना। माइक जब सामने आसमान में देखता है तो सेना के 2 फाइटर जेट्स कैनेडी आइलैंड की तरफ मिसाइलें दागने जा रहे होते हैं। वायरस अब इस आखिरी सुरक्षित द्वीप कैनेडी आइलैंड पर भी फैल चुका था और पूरी दुनिया में अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची थी। इसी भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।